हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 17। तो लेक्चर नंबर 17 में हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 05 एंड डीपीपी 06। ठीक है, तो डीपीपी का सोल्यूशन इस तरह से होंगे कि क्वेश्चंस यहां पे लिखे होंगे, उसके सॉल्यूशंस भी यहां पे लिखे होंगे, फिर हम उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो तैयार हैं आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं टुडेज गोल। आज का गोल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी 05 एंड 06। तो सबसे पहले डीपीपी 05 क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है मैं डीपीपी के सारे क्वेश्चंस नहीं लेता, वही क्वेश्चंस लेता हूं जिसमें थोड़ी सी क्वालिटी हो। और कई क्वेश्चन डीपीपी के ऐसे होते हैं जो हम लोग लेक्चर के दौरान पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो उनको भी हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते। जो बढ़िया सवाल होते हैं, जो बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, उन्हीं को यहां पे लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डीपीपी 5। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज 1 नैनो कूलम आर एट अ पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच। हमारे पास क्या है? हमारे पास 8 आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, 4 5 6 7 8, 8 आइडेंटिकल ड्रॉप। मान लेते हैं इनका रेडियस स्मॉल आर। सब पे चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम। मान लेते हैं क्यू चार्ज है सब पे, एंड एट अ पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच। मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है? V है ना। वेरिएबल्स में सॉल्व करते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। ये सब मिलकर एक बड़ी सी ड्रॉप बन गई। भाई ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। जब ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बनती हैं तो क्या क्या चीज कंजर्व रहती है? एक तो वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है कि नहीं? है ना, जो इनका टोटल वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। और दूसरी चीज बच्चों क्या कंजर्व हो जाता है? चार्ज कंजर्व हो जाता है। चार्ज कंजर्व्ड हो जाता है, मतलब इन सब का जो मिलाकर चार्ज होगा वो इसका चार्ज होगा, है ना। चार्ज ऐड हो जाएगा सबका, वो उसका टोटल चार्ज होगा। क्या बोला है आगे? ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। इसका पोटेंशियल पूछा है, और कुछ पूछा है नहीं। अज्यूम नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड। बोला है कोई वेस्टेज नहीं हुआ। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज प्रोपोर्शनल टू आर। बोला है कैपेसिटेंस आर के प्रोपोर्शनल होता है, ये तो हमें पता ही है ना। हमसे क्या बोल रहा है कि अज्यूम करो कोई वेस्टेज नहीं हुआ एनर्जी का, वॉल्यूम का, है ना। अज्यूम नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड। ऐसा नहीं कि ये ड्रॉप जब मिले तो थोड़ा सा वॉल्यूम कहीं छूट गया, कहीं गिर गया। ऐसा नहीं कि कोई चार्ज कहीं चला गया। अज्यूम नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड एंड टेक द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज प्रोपोर्शनल टू आर। सी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये तो हमें पता ही है। अब हमसे पूछ क्या रहा है इस सवाल में? क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V डैश। इसके ऊपर चार्ज कितना है? चलो कैपिटल Q मान लेते हैं। अब दो तरह के कंजर्वेशन लगा देंगे हम यहाँ पे। एक तो बोलेंगे इन सभी का चार्ज मिलाकर इसका चार्ज, और इसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये लॉजिक लगाएंगे। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, तो एक बार पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, क्या पता सॉल्व हो जाए, है ना। इसका पोटेंशियल निकाल लो। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू KQ/R। यही होगा भाई। स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V डैश कितना हो जाएगा? KQ, और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, KQ/R। ठीक है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, कैपिटल R और R में रिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद Q इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, है ना, 8 चार्ज मिलके। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूं। पॉज करके ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5 कर लिया? पॉज करके ट्राई करो। चलो, ये है सोल्यूशन। क्या किया हमने? 8 ड्रॉप ली, हर का रेडियस R, चार्ज सब पे Q, और सबका पोटेंशियल कितना मान लिया हमने? V मान लिया। फिर हमने बोला V कितना होगा? KQ/R। भाई इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, पोटेंशियल ये। फिर हमने कहा एक बड़ी ड्रॉप बनी, इसका रेडियस कैपिटल R, इस पे चार्ज कैपिटल Q। यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम कंजर्व्ड होगा और चार्ज कंजर्व्ड होगा। अब भाई चार्ज कंजर्व्ड है तो ये टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? 8 गुना ऑफ Q, 8 गुना ऑफ Q। एक तो ये मिल गया चार्ज कंजर्वेशन से। वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज ड्रॉप। तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप क्या हो जाएगा?
भाई एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसका वॉल्यूम लिख दिया। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आर क्यूब, दोनों तरफ 1/3 करेंगे पावर को, है ना, क्यूब रूट लेंगे बचेगा आर, 8 का क्यूब रूट 2, आर क्यूब का क्यूब रूट आर, तो आर इज इक्वल्स टू 2r, रिलेशन मिल गया। अब क्या निकालना था असल में, पोटेंशियल। बच्चों इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर, इसका पोटेंशियल वी डैश बोल दिया हमने, वी डैश बोल दिया, के कैपिटल क्यू बाई आर। अब कुछ नहीं करो, वी डैश को वी से डिवाइड कर दो, देखो वी डैश डिवाइड बाई वी, वी डैश कितना है के क्यू बाई, स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाई आर सरफेस पे, तो के क्यू बाई कैपिटल आर वी, के क्यू बाई स्मॉल आर, के कैंसिल, कैपिटल क्यू अपॉन आर इंटू आर अपॉन स्मॉल की, उधर जाके उल्टा हो गया। फिर कैपिटल क्यू किसके बराबर था 8 क्यू के, और कैपिटल आर किसके बराबर है 2r के, ये निकाला ना, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ पे हमने लग दिया कैपिटल आर की जगह 2r, क्यू क्यू कैंसिल, आर कैंसिल, 8/2 4, तो v डैश बाई वी की वैल्यू 4 आ गई, यानी v डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v, यानी बड़े वाले का पोटेंशियल छोटे वाले से 4 गुना होगा, और छोटे वाले का पोटेंशियल v है कितना 900 वोल्ट, ये दे रखा है यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी है 900 वोल्ट दे रखा है कि नहीं, एट अ पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच, तो बड़े वाले का पोटेंशियल इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू 900 3600 वोल्ट। क्लियर है, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें, सिमिलर क्वेश्चन है वो भी, आ जाओ। n drops of mercury of equal radii and possessing equal charges combine to form a big drop, ठीक है, यहाँ पे n drops हैं 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितनी ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई, सबका रेडियाई को हम स्मॉल r मान लेते हैं, चलो इक्वल रेडियाई है, एंड पोजेसिंग इक्वल चार्जेस, चार्जेस सब पे q मान लेते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, ये सब कंबाइन किए और बना लिए एक बड़ी सी ड्रॉप, इसका रेडियस चलो कैपिटल R मान लेते हैं। क्या पूछा है, कंपेयर द चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप्स। क्या करना है, कंपेयर द चार्ज, इसका चार्ज चलो कैपिटल Q मान लिया, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप। मान लेते हैं इनका चार्ज Q है हर एक पे, पोटेंशियल हर एक पे V है, और कैपेसिटेंस हर एक का C है। इन हर एक ड्रॉप का चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है V, कैपेसिटेंस कितना C। इस बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज Q, पोटेंशियल मान लो V डैश, कैपेसिटेंस मान लो C डैश। पूछ क्या रहा है, कंपेयर द चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप। कंपेयर करना है चार्ज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप। मतलब ये पूछ रहे हैं कि Q कंपेयर टू Q कितना है, यही तो है, कंपेयर द चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विद द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप, यानी इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, यानी इसके कैपेसिटेंस और उसके कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन है। तो यहां पे भी दो ही लॉजिक लगेगी, क्या क्या, वॉल्यूम कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन और बोलो चार्ज कंजर्वेशन। तो एक बार पॉज करके जरा ट्राई करो, बहुत आसान है। चार्ज कंजर्वेशन करोगे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू 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 कितनी बार, n बार, n टाइम्स ऑफ क्यू। इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, के क्यू बटे स्मॉल आर, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इस तरह से लॉजिक लगाओ, करने की कोशिश करो। कैपेसिटेंस की बात करें, स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो इतने हिंट हमने दिए, जरा ट्राई करो एक बार पॉज करके, पॉज करो 1 2 3 4 5, चलो मैं करता हूं, आ जाओ। तो यहां पे हमने n ड्रॉप्स ली, हर का रेडियस r, हर किसी पे चार्ज q, पोटेंशियल v, कैपेसिटेंस c, मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी, रेडियस कैपिटल r, चार्ज कैपिटल Q, पोटेंशियल V डैश, कैपेसिटेंस C डैश। हमने बोला वॉल्यूम कंजर्व, चार्ज कंजर्व, चार्ज कंजर्व है तो ये टोटल चार्ज किसके बराबर हो गया, n टाइम्स ऑफ Q के बराबर हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, n स्फीयर्स का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर, यानी n इंटू
इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, आर का क्यूब रूट आर, एन का क्यूब रूट एन की पावर 1/3, आर का क्यूब रूट आर, दोनों तरफ पावर 1/3 कर देंगे, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन के लिए। तो इसकी पावर 1/3 आर, इसकी पावर 1/3 ये और ये, तो ये आपको रिलेशन मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कंपैरिजन करना है। आ जाओ, पहले Q बाई Q, है ना, कंपेयर किया। कैपिटल Q कितना है n टाइम्स ऑफ Q अपॉन स्मॉल q, Q Q कैंसिल L, तो पहला वाला रिलेशन क्या मिल गया n मिल गया, Q बटे Q इज इक्वल्स टू n। फिर कैपेसिटेंस कंपेयर किया C डैश बटे C। भाई स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो बड़े वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और इंडिविजुअल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कैंसिल r बटे r। अब कैपिटल R किसके बराबर है n की पावर 1/3 r, कैपिटल R n की पावर 1/3 r, दिख रहा है, तो रख दिया n की पावर 1/3 r, नीचे r कैंसिल, n की पावर 1/3। अब पोटेंशियल कंपेयर करना है तो या तो k q बाई r से कर लो, या तो पोटेंशियल का फॉर्मूला q बटे c डैश, दोनों तरह सही है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, v डैश बटे v, ये कितना हो जाएगा k q बाई r, और ये कितना हो जाएगा k q बाई r, k k कैंसिल, q बटे r इंटू r बटे q, तो q की जगह वैल्यू रख दो एन क्यू और कैपिटल आर की जगह रख दो ये। इससे भी कर सकते हो, क्यू की जगह वैल्यू रख दो एन क्यू, कैपिटल आर की जगह वैल्यू रख दो एन की पावर 1/3 आर। इससे भी, या तो हमने क्या किया है भाई, हमने कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगाया है, v क्या होता है q बटे c, तो v डैश इज q बटे c डैश, v इज इक्वल्स टू q बाई c, तो q बटे c डैश इंटू c बटे q। अब q बटे q इंटू c बटे c डैश, q बटे q कितना है n है, और c बटे c डैश क्या होगा इसका उल्टा, भाई c बटे c डैश इसका उल्टा, यानी 1 अपॉन n की पावर 1/3, c बटे c डैश, n की पावर 1, n की पावर 1/3, तो 1 माइनस ये 1, ये ऊपर जाके माइनस 1/3, एलसीएम हो गया 3, 3 माइनस 1 2/3। तो 3 आंसर है, पहला आंसर n है, चार्ज कंपेयर किया, कैपेसिटेंस कंपेयर किया n की पावर 1/3 और पोटेंशियल कंपेयर किया n की पावर 2/3। क्लियर, आगे बढ़े, ओके, पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, ओके। अब आ गई जूम डीपीपी 6। डीपीपी 6 में पहले क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। अच्छा, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अननोन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स है, ठीक है। द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 माइक्रोकूलम, इस टाइम जो इसमें चार्ज स्टोर्ड है वो कितना है 360 माइक्रोकूलम। When potential across the capacitor is reduced by 120, when potential across the capacitor is reduced by 120, हमने क्या किया V को रिड्यूस किया, V reduced by 120, नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा V माइनस 120, यही तो होगा। When potential across the capacitor is reduced by 120, पोटेंशियल को 120 रिड्यूस किया, the charge store in it becomes, ये भाई पोटेंशियल चेंज करोगे तो चार्ज चेंज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, इसके शेप, साइज पे, मीडियम पे, तो वो सब तो सेम है। भाई C सेम है, तुमने V को डिक्रीज किया तो Q भी डिक्रीज कर जाएगा, तुमने V को डिक्रीज किया 120, द चार्ज स्टोर इन बिकम्स ऑल्सो 120, तो Q डैश नया चार्ज कितना है 120 माइक्रोकूलम। भाई पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो चार्ज डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। Q इज इक्वल्स टू CV होता है, C कांस्टेंट रहा, पोटेंशियल घटा तो Q घटा। अच्छा, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल V, आपको V की वैल्यू निकालनी है, अननोन कैपेसिटेंस C की वैल्यू निकालनी है पहले पार्ट में। तो पहले तो ये पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर अगले पार्ट की बात करते हैं। तो पॉज करके ट्राई करो, थोड़े बहुत हिंट मैंने दे दिए, पहले तो इतने में ही ट्राई करो खुद से। 1 2 3 4 5 कर लिया, चलो आगे बढ़े, हम बताएं अब, पॉज करके ट्राई कर लो। चलो देखो कैसे करेंगे। हमने कहा भाई V बैटरी से C कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, चार्ज इसमें अगर Q है, इस टाइम अगर इसमें चार्ज Q है तो Q इज इक्वल्स टू CV बोल सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी दे रखी थी 360, तो हमने लिख लिया 360 इज इक्वल्स टू CV। माइक्रो नहीं लिखा 10 की पावर, अरे सब कैंसिल हो जाना है, सब कट्टम कुट्टा खेलना है, क्या 10 की पावर में लिखे, तो 360 इज इक्वल्स टू CV, ये पहली इक्वेशन बन गई, चार्ज इज इक्वल टू CV। फिर क्या हुआ, पोटेंशियल रिड्यूस किया 120 से, चार्ज बिकम्स 120,
ठीक है, पोटेंशियल रिड्यूस किया 120 से, यानी नया पोटेंशियल V डैश, नया पोटेंशियल V डैश कितना हो जाएगा, V माइनस 120 हो जाएगा। पोटेंशियल रिड्यूस्ड बाई 120, तो नया पोटेंशियल कितना हो गया, V माइनस 120। चार्ज बिकम्स ये, तो नया चार्ज कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम। हमने क्या कहा फिर से, Q डैश इज इक्वल्स टू CV डैश। भाई इसका कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल को कम करोगे चार्ज भी कम हो जाएगा। फिर से इक्वेशन लगा दी, Q डैश इज इक्वल्स टू CV डैश, कैपेसिटेंस वोंट चेंज। Q नया चार्ज कितना है, 120 है, नया पोटेंशियल कितना है, V माइनस 120 है, कैपेसिटेंस C है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, वो पहली बार के लिए, ये दूसरी बार की कंडीशन के लिए। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, 360 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू CV अपॉन C इंटू V माइनस 120। यहाँ से C और C कैंसिल, 360 अपॉन 120 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 3 इज इक्वल्स टू V अपॉन V माइनस 120। अब भाई यहाँ से आपको V की वैल्यू निकालनी है, नोट कर लो पॉज करके, 1 2 3 4 5 हो गया, क्लियर है, आवाज आ रही है साफ एकदम, चलो हो गया। फिर हमने कहा 3 इज इक्वल्स टू V अपॉन V माइनस 120, यहाँ से आपने भाई इसको इधर ले गए, 3V माइनस 360 इज इक्वल्स टू V, इसको इधर लाए 3V माइनस V, 2V इज इक्वल्स टू 360, V इज इक्वल्स टू 180। लो दो चीज़ें निकालनी थी, V और C, V निकल आया। अब V निकल आया, अब पहली वाली इक्वेशन मैंने यूज कर ली, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू CV। Q कितना दिया था, 360 माइक्रोकूलम स्टार्टिंग में, बाद में 120 हुआ था। C कितना है, C तो निकालना है, और V कितना है, V अभी अभी आपने निकाल लिया 180, यहाँ से C मिल गया 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है, तो C भी मिल गया, V भी मिल गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं सवाल के, नोट कर लो 1 2 3 4 5। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। अभी वोल्टेज क्या किया था, रिड्यूस किया था। अब ये अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां से हम वोल्टेज इंक्रीज कर दें, वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय 120, यानी नया वोल्टेज क्या हो जाएगा, V प्लस 120। तो पूछ रहे हैं ऐसी कंडीशन में चार्ज क्या हो जाएगा, Q डबल डैश। बड़ा आसान है, Q डबल डैश इज इक्वल्स टू C इंटू नया पोटेंशियल। बोलो सही है भाई, ये बोल रहे हैं कि यहां से हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस तो सही में रहेगा, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, खत्म बात, बस आ जाओ। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस बाय 120, शुरुआत का वोल्टेज निकाल चुके हैं 180 था, नया वोल्टेज कितना हो जाएगा, 180 प्लस 120, कितना हो गया 100 100 200 80 20 300, 300 वोल्ट नया वोल्टेज। कैपेसिटेंस कितना रहेगा, जो आया था 2 माइक्रोफैरड। चार्ज कितना हो जाएगा, नए चार्ज को इन्होंने Q बोल दिया है ना, Q इज इक्वल्स टू C, V डबल डैश बोल देते हैं इस वोल्टेज को, V डबल डैश, Q इज इक्वल्स टू C V डबल डैश। C कितना है 2, V डबल डैश 3, 600 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज कितना था, 360 था, अब कितना हो गया, 600 हो गया। क्लियर है, आ गया, पोटेंशियल बढ़ाया तो चार्ज बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो क्वेश्चन 3, a charge of plus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed on the positive plate and a charge of 1 into 10 to the power minus 8 coulomb on the negative plate। अनइक्वल चार्ज रखे हैं, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझ गया ना, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जब अनइक्वल चार्ज रखते हैं तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, वही कहानी है। ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, क्या किया, इस पे कितना चार्ज दिया है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, इस पे कितना चार्ज दिया है, माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और कैपेसिटेंस बता दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रोफैरड, यही है। अब एक बात बताओ, जब अनइक्वल चार्जेस होते थे तो क्या करते थे, याद है, जब अनइक्वल चार्जेस हों, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, तो यहाँ पे कितना चार्ज आता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये पढ़ा है हमने कि आउटर प्लेट पे कितना चार्ज होता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इनर पे कैसे निकाल लोगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देना,
इनर में निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर देना, Q1 में से ये माइनस करोगे, Q1 यानी 2Q1 माइनस Q1, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो मैं नहीं कहता अंदर वाला एक्सप्रेशन याद करो, अगर कोई कह रहा है अंदर वाला एक्सप्रेशन भी याद करो तो गलत कह रहा है, मत करो यार, मत करो, इसको लॉजिक से निकालेंगे, सिर्फ बाहर वाला एक्सप्रेशन याद रखा करो, अंदर वाला मत याद करो। अंदर वाला वैसे होगा क्या है भाई, इस पे टोटल चार्ज कितना है Q1, इस तरफ इतना चला गया तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। अब भाई यहाँ तो वैल्यूज है ना, समझ नहीं रहे, मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तो 5 5 10/2 5, तो 5 का पूरा 5 यहाँ, तो यहाँ कितना 0, समझ में आया। यहाँ Q1 है, यहाँ इतना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, इधर का चार्ज मिलेगा, और यहाँ जो चार्ज होता है यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे खेलते हैं। तो यही करना है, इस तरह से आपको अंदर का चार्ज मिल जाएगा। चार्ज मिल जाएगा तो क्या निकाल सकते हो फिर, V इज इक्वल्स टू बोलो Q बाई सी। Q कौन सा लेते हैं, जो इक्वल एंड अपोजिट होता है अंदर वाली प्लेट्स पे। ट्राई करो पॉज करके, करें हमने ऐसे सवाल, लेक्चर्स में ऐसे सवाल किए थे, ट्राई करो। 1 2 3 4 5, चलो भाई सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं ऐसे ऐसे, यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 प्लस Q2 बाई 2, इधर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। भाई इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 माइनस 1 कितना हुआ 1, 1 इंटू 10⁻⁸, इनको जोड़ा Q1 प्लस Q2, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁸, डिवाइड बाई 2, 0.5 इंटू 10⁻⁸, 0.5 इंटू 10⁻⁸। बोलो क्लियर है। इन दोनों को जोड़ो भाई, थोड़ी देर 10⁻⁸ को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 10⁻⁸ को भूल जाओ। 2 माइनस 1 कितना आया 1, है ना, जोड़ लिया ना हमने Q1 प्लस Q2, 2 और -1 को जोड़ा तो 1 आया। 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 इंटू 10⁻⁸, 0.5 इंटू 10⁻⁸। अब अंदर का सुनो खेल कैसे खेलना है। इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना दिया गया है, +2 इंटू 10⁻⁻8, ये टोटल चार्ज था। इसमें से इतना बाहर रह गया तो अंदर कितना बचा, ये लॉजिक लगानी है, समझ में आई। बाहर का कैसे निकालो, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। इसके चार्ज को हमने Q1 बोला, इस चार्ज को Q2 बोला, तो बाहर के लिए Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 निकल आया। अंदर कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज में से ये बाहर वाला माइनस कर दो तो अंदर वाला। भाई इस प्लेट पर कंप्लीट चार्ज इतना होना है, जब बाहर इतना हो गया तो अंदर इतना होगा, 2 में से ये माइनस कर दो, 0.5 माइनस किया 1.5। अब अंदर की कहानी क्या होती है, इस पे जो चार्ज होता है इस पे उसका अपोजिट चार्ज होता है। मान लो इस पे चार्ज Q आया तो इस पे चार्ज -Q आता है, तो इस पे 1.5 10⁻⁸, तो इसमें -1.5 इंटू 10⁻⁸। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, -1 इंटू 10⁻⁸ कूलम, है कि नहीं। अब इस पे बाहर कितना चार्ज आ गया, इतना, तो अंदर कितना कर दें कि टोटल चार्ज ये हो जाए। प्लेट पे टोटल चार्ज वही रहेगा जो दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ के चार्ज जोड़ने पे ये आना चाहिए। तो हमने कहा इस प्लेट के इस तरफ कितना आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2 से ये आ चुका है, तो अब इस तरफ कितना चार्ज रख दें कि टोटल ये हो जाए। भाई -1 का यहाँ 0.5 आ गया तो यहाँ कितना हो जाए -1.5, यहाँ -1 लाना है, 0.5 किसी ने इधर लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा -1.5, जोड़ने पे देखो -1 आ रहा है। क्लियर है। ऐसे भी देख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट, या इसको ऐसे भी देख सकते हो। अब चार्ज मिल गया हमको, ये चार्ज होता है जो कैपेसिटर की अपोजिट प्लेट पे चार्ज होता है। इसी चार्ज को यूज करते हैं फॉर्मूले में, Q इज इक्वल्स टू CV में। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁸, C की वैल्यू दे रखी थी 1.2 10⁻³ माइक्रोफेरेड, V इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो Q की वैल्यू रख दी, C की वैल्यू रख दी, डिवाइड कर लिया और आंसर आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। क्लियर है। पॉज करके नोट कर ले, 1 2 3, मैं पानी पी लूं जरा, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल, द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ -20। सवाल नंबर 4 है DPP 6 का। द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ इतना। अच्छा, दो प्लेट होती हैं, इसमें से नेगेटिव प्लेट को कितना चार्ज दिया -20 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। The negative plate of a parallel plate capacitor is given a charge of इतना। Find the charges appearing on the four surface of the capacitor plates। नेगेटिव प्लेट को इतना चार्ज दिया, पॉजिटिव को कुछ नहीं दिया, 0। पॉजिटिव को कोई चार्ज नहीं दिया। देखो, the negative plate of a parallel plate capacitor is given a charge of इतना।
फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन दी फोर सरफेसेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। इसको कोई चार्ज नहीं दिया, सेम लॉजिक लगेगी। ये हो जाएगा हमारा Q1, ये हो जाएगा हमारा Q2। बोलो कर लोगे? ट्राई करो जल्दी से पॉज करके। ये हो गई Q1 और ये कितना हो गया Q2। बाहर कितना चार्ज होगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ पे भी कितना होगा Q1 प्लस Q2/2। अंदर कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये इसमें से ये माइनस कर दोगे ये। चलो ट्राई करो। 1 2 3 4 5 हो गया। आ जाओ देख लेते हैं भाई, आ जाओ भाई। ये है कहानी। हमने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ Q1 प्लस Q2/2। Q1 कितना है यहाँ पे, Q1 0 है और Q2 ये है, तो 0 प्लस ये डिवाइड बाई 2 तो -20/2 -10 10⁻⁸। और यहाँ पे भी सेम होता है बाहर वाली प्लेट्स पे, दोनों तरफ बाहर वाली प्लेट्स पे Q1 प्लस Q2/2 -10 10⁻⁸। अब इस पे टोटल चार्ज कितना रखना है, 0/0 रहना चाहिए। इधर -10 लगाया तो इधर +10 लगा दो, बराबर कर दिया भाई, ताकि 0 रहे लास्ट में। इस पे चार्ज कितना रखना है, -20 × 10⁻⁻8 कूलम। बाहर कितना चार्ज आ गया, -10 चाहिए कितना, -20। बाहर -10 है, अंदर भी -10 कर दो, जोड़ के -20। दोनों तरफ का चार्ज जोड़ने पे ये आए, दोनों तरफ का चार्ज जोड़ने पे ये आए। तो यहाँ पे हमारा बाहर Q1 प्लस Q2/2 ये आया 0, वैसे ये हटाया तो ये इधर भाई टोटल 0 चाहिए। अब इस पे जितना चार्ज है इस पे उसका अपोजिट होता है, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं आप कि यहाँ जो चार्ज होता है यहाँ उसका अपोजिट। हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहली प्लेट पहले सरफेस पे, ये दूसरे सरफेस पे, ये तीसरे सरफेस पे, ये चौथे सरफेस पे। इस तरह से आंसर दिया है 1 2 3 4। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 5 आगे बढ़े, आ जाओ। Figure shows the variation of voltage V across the plates of two capacitors A and B versus increase in charge Q stored in them. Which of the capacitors are higher capacitance? Give reason. बहुत ही बेकार सवाल है ये तो, 2 कौड़ी का सवाल है, आप तुरंत कर सकते हो। हमें ग्राफ बना के दे रहे हैं, ये कितना ही हलवा सवाल है। V ये तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था डीपी में, पता नहीं क्यों ले लिया मैंने। छी यार क्या ले लिया, छी 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 छी, पूरी मूड खराब हो गया। ये V यहाँ पे Q दे रखा है, ये B है और ये A है, ठीक है। ये VA VB की यहाँ लेबलिंग गलत कर रखी है, उठाकर VA यहाँ दिखाया, VB गलत दिखाया है, यहाँ VA होना चाहिए था, लेबलिंग छोड़। खैर ये बोला कि इसमें से किसका कैपेसिटेंस बड़ा है, कुछ नहीं। यहाँ पे कहीं पे एक चार्ज Q ले लो, ठीक है ना, चार्ज Q ले लो। अब यहाँ से एक लाइन बना दो, रुको जरा, बहुत ही बेकार सवाल है। यहाँ चार्ज Q ले लो, अब यहाँ से एक लाइन खींच दो। हाय हाय, ये चार्ज Q ले लिया, अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो, खींच दिया। अब देखो इस चार्ज Q से एक सीधी लाइन खींच दो। हाँ चलो ठीक है। अब जब चार्ज Q है तो इस पे पोटेंशियल कितना है, ये, और इस पे पोटेंशियल कितना है, ये। जब चार्ज Q है तो इस पे पोटेंशियल कितना है, VA, वहां पे गलत लिख रखा है VA VB, और इस पे पोटेंशियल कितना है, VB। तो फॉर द सेम चार्ज Q किस पे पोटेंशियल ज्यादा है, B पे। यही सोल्यूशन इसका, देख लो कैसे किया, यहाँ पे देख लो, समझ में आ जाएगा अपने आप। बहुत ही हलवा सवाल है ये। हमने यहाँ पे चार्ज Q फिक्स कर लिया और Q के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन खींच दी Y एक्सिस पे। तो A वाले को यहाँ पे काटा, यानी A का पोटेंशियल कितना है इस टाइम, VA। B वाले को यहाँ काटा, B का पोटेंशियल कितना है, VB। फॉर अ गिवन चार्ज Q, एक गिवन चार्ज के लिए A कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, VA है, और B कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, VB, इसी चार्ज के लिए, सेम चार्ज के लिए। सो फॉर अ गिवन चार्ज Q हमें साफ साफ दिख रहा है VB इज ग्रेटर देन VA। B वाले कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो ज्यादा है। जब इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, इसका पोटेंशियल VB, इसका पोटेंशियल VA, तो हमने देखा VB इज ग्रेटर देन VA। कैपेसिटर का फॉर्मूला Q/V, दोनों के लिए Q क्या है, सेम है। अब कंपैरिजन करना है कैपेसिटेंस का, जब चार्ज सेम है तो कैसे करें, पोटेंशियल पे। तो हमने कहा C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। साफ साफ दिख रहा है इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। VB इज ग्रेटर देन VA, CA इज ग्रेटर देन CB। नहीं समझ में आया? एक गिवन चार्ज पे आप एक लाइन खींच लो ऐसे करके, यानी इस चार्ज पर A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है VB इज ग्रेटर देन VA। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V। Q दोनों में सेम है, जिसमें पोटेंशियल ज्यादा उसमें कैपेसिटेंस कम।
जिसमें पोटेंशियल ज्यादा उसमें कैपेसिटेंस कम। नोट कर लें, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज enclosed by a thin metallic shell of radius 20 सेंटीमीटर। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो पहले एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बनाना है, ये सॉलिड है, ठीक है, ठीक है, बस सर हो गया सर। अरे सर बचपन में आर्ट कंपटीशन में नहीं गए थे क्या, सारा यहीं पे निकालोगे अपना शौक, वीडियो का लेंथ बढ़ता है इस तरह के चक्कर में। चलो भाई ठीक है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और क्या, इज enclosed बाय अ थिन मेटालिक शेल, देखो थिन बोला है, थिन मेटालिक शेल यानी एक ही सरफेस है, थिन मेटालिक शेल ऑफ रेडियस 20, ये मेटालिक शेल हो गई रेडियस 20 की। अ चार्ज Q इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द इनर शेल, इसको हमने 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस, कोई हीट नहीं जनरेट होगी, जीरो। A charge Q is equals 20 microcoulomb is given to the inner sphere. Find the heat. ये तो अच्छा सा, हाँ, the inner sphere is connected to the shell by the connecting wire। देखो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी गलत है सवाल में चीजें जो पहले पूछी है वो बाद में पूछनी चाहिए थी, ये चीजें, ये लाइन बाद में आनी चाहिए थी, ये बाद में आना चाहिए था। फाइंड द हीट जनरेटेड इन दी प्रोसेस, ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, फाइंड द करके ये चीजें यहाँ आनी चाहिए थी, ये पहले आ गया, पहले ये आएगा, ठीक है। द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द शेल बाय अ कनेक्टिंग वायर, पहले तो ये कहानी हुई, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज enclosed बाय अ थिन मेटालिक शेल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसको चार्ज दे दिया, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर ये है, देखो उस लाइन को मत पढ़ो, पहले ये लाइन, चार्ज दिया, उसके बाद द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द शेल बाय अ कनेक्टिंग वायर। क्या किया इन्होंने, कहानी को आगे बढ़ाया, कहानी को आगे बढ़ाया, क्या किया यार, ऐसे ही देख लो, कहानी को आगे बढ़ाया, क्या किया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बाय अ कनेक्टिंग वायर, ठीक है ना। क्या किया, हाँ क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया बाय अ कनेक्टिंग वायर, इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यार कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो पूछ रहा है हीट जनरेट होगी, ये है ना, कनेक्ट कर दिया। अब हमसे कह रहा है द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द शेल, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द शेल बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब है फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस, अब हीट जनरेट होगी, देखो हुआ क्या होगा, आपको पता है दोनों ही कंडक्टिंग है, ध्यान से देखो, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये तो कंडक्टिंग दिया ही है, सॉलिड कंडक्टिंग इसका नाम ही दिया है, एक तो ये कंडक्टर है, ध्यान से देखो दूसरा वाला भी क्या है, बाय अ थिन मेटालिक शेल, बच्चों ये मेटालिक मतलब कंडक्टिंग, ये भी हो गया, मेटालिक शेल मतलब ये भी क्या है, कंडक्टिंग है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज कितना दिया है, 20 माइक्रोकूलम है ना, क्यों दिया है मान लो, आप जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे क्या होगा भाई, ये एक कंडक्टिंग शेल है, वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा, सारा का सारा चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ शेल आ जाएगा। ये हमने पहले भी आपको एक जगह बताया था, एक सवाल भी कराया था सामने आपको, कि भाई कोई भी चार्ज अगर एक कंडक्टिंग शेल के अंदर है तो वो कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस पे, और उसको रास्ता भी दे रहे हैं आने का। मान लो ये वायर ना हो, ये वायर नहीं है अभी, तो नहीं आ सकता चार्ज, कैसे आएगा, कूद के थोड़ी ना आ जाएगा, तो हॉलो शेल है, तो हॉलो शेल है, उसके अंदर रखा हुआ है एक चार्ज, तब कुछ नहीं होगा। पर आपने जैसे ही वायर कनेक्ट कर दिया, चार्ज कहां जाना चाहेगा, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द बिगर स्फीयर। भाई अगर चार्ज नहीं जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, चार्ज विल ऑलवेज ट्राई टू रिसाइड ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो यहां से चार्ज को बाहर जाने का रास्ता मिल गया, तो ये चार्ज बाहर जाके यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हो कहानी, चार्ज अंदर रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो क्या होगा, ये चार्ज बाहर पहुंच जाएगा ऐसे। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस। अब हीट क्यों जनरेट होगी सर, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे चार्ज बड़े वाले स्फीयर पे चला गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा है कि नहीं कि किसी स्फीयर पे अगर चार्ज रखा है तो उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इस स्फीयर पे चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द हीट जनरेटेड, पता नहीं यार, हीट का पता नहीं, हम ये निकालेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, हम अपना यही काम करेंगे, इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन, ये
फाइनल। भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या हम इस स्फीयर को एक कैपेसिटर मान सकते हैं? बिल्कुल, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या हम इस स्फीयर को भी एक कैपेसिटर मान सकते हैं? बिल्कुल, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है? Q² अपॉन 2C। तो इसका चार्ज Q² अपॉन इसका कैपेसिटेंस 2C। यहाँ पे इसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज तो वही है Q², पर किस स्फीयर पे है? अब बाहर वाले स्फीयर पे है। चार्ज को होल्ड कौन कर रखा है? अब भाई वायर कनेक्शन के बाद चार्ज कहाँ चला गया? सरफेस पे, बाहर वाले के। तो चार्ज को कौन होल्ड करके रखा है? बाहर वाला। चार्ज को कौन अपने में रखा हुआ है, स्टोर कर रखा है? बाहर वाला। तो जो स्टोर करेगा भाई वही तो कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर वही होता है तो चार्ज को होल्ड करता है। इस टाइम ये कैपेसिटर बन गया है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q² अपॉन 2C। तो इसके कैपेसिटेंस को चलो C' लिख देते हैं, 2C'। बस अब खत्म है, ट्राई कर लो। इसके बाद क्या बताएं यार, खत्म हो गया। पहले चार्ज इसके पास था तो ये कैपेसिटर बना Q² अपॉन 2C। फिर चार्ज इसके पास है तो ये कैपेसिटर बन गया Q² अपॉन 2C'। कैपेसिटेंस चेंज हो गया। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है भाई स्फीयर का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका रेडियस कितना है? चलो इसको स्मॉल r बोल दो और इसको C' इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। खत्म है कहानी। चार्ज दोनों टाइम सेम है। ट्राई करो पॉज करके। 1 2 3 4 5। चलो, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। शुरुआत में चार्ज कहाँ है? अंदर वाले स्फीयर पे है, सॉलिड स्फीयर पे। बाद में चार्ज कहाँ पहुंच गया? बाहर वाले पे पहुंच गया। हमने बोला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q² अपॉन 2C। Q² अपॉन 2C की वैल्यू कितनी हो गई? इसका कैपेसिटेंस कितना लिखा हमने? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q² अपॉन 2C'। Q² अपॉन C' के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब हम क्या निकालेंगे? चले 1 2 3 4 5। हम निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम हीट नहीं निकालेंगे, अभी समझो, समझ में आ जाएगा। बताने दो, लास्ट में फील हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 4 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। भाई ये पहले फाइनल U फाइनल, फाइनल वो है ना, U फाइनल माइनस, यही होता है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सब तो पढ़ा हुआ है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वही लगाया हमने। U फाइनल Q² अपॉन ये U इनिशियल, ये Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, 1 बाई कैपिटल R माइनस 1 बाई स्मॉल r। Q की वैल्यू रख दी 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम का स्क्वायर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, है ना। 2 4 8 बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, इसलिए 1 अपॉन R, कैपिटल R था 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2। स्मॉल r था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। वैल्यूज रखी है, कुछ नहीं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 पावर, वैल्यूज रख दी है, बस वैल्यूज रख के अब कैलकुलेशन है। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया, पॉज करें, नोट करें, 1 2 3 4 5। हाँ, वैल्यूज रख के कैलकुलेशन की, फाइनल आंसर देखो नेगेटिव आ गया। अब समझो कहानी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज -9 जूल। हमने कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट? -9। मतलब हमने वर्क किया नहीं, वर्क हमें बाहर मिला, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल के आई। वर्क डन हमारा नेगेटिव है, मतलब वर्क बाहर आ रहा है, सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। ध्यान से देखो, डिक्रीज कर भी रही है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी। फील हुआ कि नहीं भाई? आप देखो, स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन में भी Q है, बाद वाले एक्सप्रेशन में भी Q सेम है, नीचे भी सारा एक्सप्रेशन सेम है। 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उधर स्मॉल r है, इधर कैपिटल R। ये रेडियस बड़ा है तो एनर्जी कम होगी। यानी ओवरऑल इस प्रोसेस में बच्चों हुआ क्या है? ओवरऑल इस प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज की है। जब एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एनर्जी बाहर निकल के आएगी। एनर्जी बाहर किस फॉर्म में आती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट -9 जूल नेगेटिव, वर्क इज रिलीज्ड
वर्क बाहर निकला है, हमने नहीं किया, नेगेटिव आया, वर्क बाहर आया। इन फॉर्म ऑफ हीट U इज डिक्रीजिंग, हीट रिलीज्ड इज 9 जूल। नोट करें पॉज करके, 1 2 3 4 5, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, ये भी बढ़िया सवाल है, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ईच, हैविंग द सेम चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम, आर केप्ट वेरी फार अपार्ट। क्या बोल रहा है, हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, सॉलिड है कि हॉलो है नहीं बताया। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियाई बड़ा है थोड़ा, एक की रेडियाई 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज दोनों पे सेम है, Q इस पे भी Q इस पे भी, कितना है 3 × 10⁻⁸ कूलम, 3 × 10⁻⁸ कूलम। कहाँ रखे हैं, आर केप्ट फार अपार्ट, ठीक है, काफ़ी दूर रखे हैं, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी, इसीलिए बोला है ना केप्ट फार अपार्ट, मतलब इनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना या कोई भी फिनोमेना एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे ये। फिर क्या बोला है, इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कंडक्टिंग वायर, अब इनको हमने कनेक्ट कर दिया बाय अ कंडक्टिंग वायर। कहानी आगे बढ़ी, फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, इनको हमने कनेक्ट कर दिया बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब क्या होगा सर, सारा चार्ज यहाँ का यहाँ फ्लो कर जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, पिछली बार आउटर स्फीयर में जाने का मौका मिल रहा था। चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स इन दी, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स इन दी आउटर सरफेस, इसके लिए ये बाहर वाला सरफेस था, तो अंदर से चार्ज बाहर चला जाएगा। चार्ज ऑलवेज ट्राइज टू रिसाइड्स इन दी आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, तो चला गया आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज ऑलवेज ट्राइज टू रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो भाई यहाँ पे आउटर सरफेस की कहानी थी, वहाँ कोई आउटर सरफेस की कहानी नहीं है, तो यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि सारा चार्ज ऐसे चला जाएगा। खुद ही बता रहा है, फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, वो खुद ही बता रहे हैं क्या होगा, देखो फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कह रहे हैं किस डायरेक्शन में चार्ज ट्रांसफर होगा और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब खुद ही बता दिया कि कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा। सर आपने ऐसे कैसे बना लिया, एक्सपीरियंस से बना लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं बनाते एरो, अभी एरो नहीं बनाते, ठीक है। तो अभी ये इतना बोल रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, क्या होगा, जोड़ने पे एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे चार्ज चला जाएगा, ये श्योर। फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, फाइनली दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, भाई पोटेंशियल तभी निकल पाएगा जब इनके ऊपर चार्ज पता चलेगा, Q/R, है ना, या Q/C भी लगाओ तब भी चार्ज तो चाहिए होगा। अब देखो कहानी क्या है बच्चों, कोई भी दो चीज़ को जब आप कनेक्ट करोगे और दोनों अगर अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, रिपीट, दोनों अगर अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, अलग अलग चार्ज पे नहीं, अलग अलग पोटेंशियल, यहाँ देखो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा जरा बताना, V = V1 बोल देते हैं, V1 = KQ अपॉन इसका रेडियस, चलो 6 ही रख लेते हैं, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V2 = KQ/12, ठीक है। आंसर नहीं निकाल रहा, ऐसी बस एक फील दिला रहा हूँ कि दोनों का पोटेंशियल देखो अलग है, दोनों के लिए चार्ज तो सेम है पर रेडियस अलग अलग है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका नीचे छोटा है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर दो चीज़ों को कनेक्ट कर दोगे, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दी बाय अ कंडक्टिंग वायर, कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, इसका पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है KQ/6, इसका पोटेंशियल KQ/12, भाई यहाँ 6 छोटा है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है। अब एक हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। जब भी दो बॉडीज को हम कनेक्ट करें विच आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है बॉडी एट हायर पोटेंशियल से बॉडी एट लोअर पोटेंशियल तक। और कब तक फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा, जो कि मैंने डायरेक्शन बनाया था एकदम सही था। क्यों, क्योंकि ये किस पे है, हायर पोटेंशियल पे है, और ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लोअर से हायर।
तो चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, कब तक? तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। भाई यहां से चार्ज इधर जाएगा, जब चार्ज इधर जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल घटेगा। सोचो ना, Q इधर से कम हो रहा है और इधर Q बढ़ रहा है, इधर से Q कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो इधर का पोटेंशियल, चार्ज इधर आया, इधर पोटेंशियल बढ़ा, उधर पोटेंशियल घटा, तो इधर घटते घटते इधर बढ़ते बढ़ते दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसके बाद चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल sphere to higher potential sphere until both are at same potential। तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना फ्लो कर जाए। तो यहां से मान लो कुछ चार्ज Q लिख दिया मैंने गलती से, Q तो इस टोटल चार्ज बोला है, कुछ भी मान लो यहां से कोई एक चार्ज फ्लो किया, ठीक है, कुछ भी कोई चार्ज फ्लो किया, लेट दैट चार्ज भी, कुछ भी लिख लो, ऐसे लिख देते हैं Q डैश फ्लो किया। तो तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का चार्ज नहीं, दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए, चार्ज नहीं, अंटिल बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी V हो जाए, इसका पोटेंशियल भी V, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ट्राई करो जरा एक बार, दोनों का चार्ज अलग अलग कर लो, ट्राई करो, दोनों पे चार्ज सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा फाइनली, इसकी गारंटी है। ट्राई करें एक बार, 1 2 3 4 5, आओ देखो, चलो देखते हैं। तो ये पहला वाला स्फीयर, ये दूसरा वाला स्फीयर, इस पे चार्ज 3 × 10⁻8, इस पे चार्ज भी 3 × 10⁻8 शुरू पे। रेडियस इसका R1 बोल दिया 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस R2 12 सेंटीमीटर, शुरू की कहानी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कनेक्ट कर दिया। ऑन कनेक्टिंग थ्रू वायर बोथ विल एक्वायर सेम पोटेंशियल। भाई जब वायर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, मैंने बताया ना, यहां से यहां कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा, यहां से यहां कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा, और चार्ज फ्लो करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमने कहा इसका पोटेंशियल भी V, इसका भी V, पर अब दोनों पे चार्ज सेम नहीं रहेगा। भाई पहले दोनों पे 3 3 था, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8, अब कितना हो गया, इस पे Q1, इस पे Q2, यहाँ 3 × 10⁻8 से कुछ कम होगा, यहाँ 3 × 10⁻8 से कुछ ज्यादा होगा, इस पे Q1, इस पे Q2। फिर हमने एक लॉजिक लगाई, क्या, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। वाह भाई वाह, एकदम सही बात है कि अगर अभी इस टोटल चार्ज को जोड़ें और इस टोटल चार्ज को जोड़ें तो सेम आएगा, आना चाहिए कि नहीं भाई। यहाँ 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8, यहाँ से यहाँ कुछ चार्ज चला गया, जाने के बाद चार्जेस चेंज हो गए, पर जोड़ने पे तो सेम आएगा ना, टोटल चार्ज तो सेम होगा। भाई यहाँ मान लो 3 है, यहाँ मान लो 3 है, ऐसे ही बोल देते हैं 3 3। यहाँ से मान लो एक चार्ज इधर चला गया, 3 3 है, एक इधर चला गया, इस पे 4, इस पे 2, स्टार्टिंग में 3 3 है, इसमें से एक इधर चला गया, अब इस पे 4, इस पे 2, 4 और 2 6, 3 और 3 6, स्टार्टिंग में 3 और 3 6, एक इधर चला गया, 4 और 2 6, यानी हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व। तो Q प्लस Q ये इनिशियल हो गया, और Q1 प्लस Q2 ये फाइनल हो गया। Q 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8, 8 किया 6 × 10⁻8, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻8। ये पहली इक्वेशन बन गई, नोट करें पॉज करके, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो, आफ्टर कनेक्टिंग बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल, ये तो हमारी बात हो ही गई है कि दोनों पे चार्ज कितना है, Q1 Q2 है, पोटेंशियल V है, रेडियस 6 12। अब बच्चों इसका पोटेंशियल कितना होता है, KQ1/R1, बाई स्फीयर का KQ/R, तो इस पे चार्ज है Q1, रेडियस R1, इस पे पोटेंशियल KQ2/R2। फिर हमने कहा दोनों का पोटेंशियल सेम है, KQ1/R1 इज इक्वल्स टू KQ2/R2, K कैंसिल, Q1/R1 की वैल्यू 6, Q2/R2 की वैल्यू 12, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, काय कन्वर्ट करोगे, Q2/R2 12, Q1/R1 6, 6 2 12, यहाँ से Q2 इज इक्वल्स टू 2Q1, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन क्या थी, Q1 प्लस Q2 6 × 10⁻8,
दूसरी इक्वेशन क्या है, Q2 इज इक्वल्स टू 2Q1, तो Q2 इज इक्वल्स टू 2Q1 उठा के यहाँ पे रख दो, ये उठा के इस इक्वेशन में रख दो, Q2 की जगह 2Q1। Q1 ये पहले वाली इक्वेशन पहचान रहे हो, अभी की थी हमने चार्ज कंजर्वेशन से जो आई, Q1 प्लस Q2 16 × 10⁻⁸। दूसरी वाली किससे आई, पोटेंशियल सेम करने से। बाद में स्टार्टिंग और लास्ट का पोटेंशियल सेम नहीं है, बाद में दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम है, V और V पे आ गए हैं। तो यहां से हमारा Q2 इज इक्वल्स टू 2Q1 आ गया, तो हमने Q2 की वैल्यू 2Q1 रख दी, Q1 प्लस 2Q1 3Q1 इज इक्वल्स टू ये, तो Q1 की वैल्यू ये आ गई। नोट करें 2 × 10⁻⁸, 3Q1 इज इक्वल 6 × 10⁻⁸, तो Q1 इज इक्वल्स टू ये मिल गया Q1। अब देखो Q2 कितना है 2Q1, तो Q2 की वैल्यू निकाल लो, 2 टाइम्स ऑफ Q1, Q1 2 × 10⁻⁸, Q2 हो गया 4 × 10⁻⁸, ठीक है, Q2 भी मिल गया। अब फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर बोला है भाई, इस पे स्टेट, अब देख लो इसको, ये है पूरे खेल, शुरू पे इस पे चार्ज इतना है, इस पे इतना है, फाइनली इस पे Q1 2 × 10⁻⁸, इस पे Q2 4 × 10⁻⁸, यहाँ से 1 × 10⁻⁸ इधर आया है कि नहीं, पहले इस पे 3 था, अब इस पे 2 हो गया, पहले इस पे 3 था, इस पे 4 हो गया, यानी 1 × 10⁻⁸ आ गया। अब क्या पूछा है, फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर। सवाल जरा देखो क्या था, सवाल क्या था, पहले बोला है डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, तो डायरेक्शन तो दिख गया, क्या स्मॉल से लार्ज स्फीयर है ना, मतलब 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर वाले पे, और कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरा वाला है पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर निकालिए, फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, भाई इसका रेडियस r1, इसका r2, KQ1/r1 खत्म, या वहां से निकाल लो KQ2/r2, फाइनल पोटेंशियल KQ1/r1 विच इज इक्वल्स टू KQ2/r2, कोई भी रख दो, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁸, R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻², पोटेंशियल मिल गया 3000 वोल्ट। अब 3000 वोल्ट इस पे भी होगा और 3000 वोल्ट उस पे भी होगा, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बाकी चार्ज ट्रांसफर देखो हमने बताया है कितना हुआ, पहले 3 था, बाद में 2 हो गया, तो 3 - 2 कर दो, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ क्या है, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन 2 कोटिंग्स ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, बिटवीन 2 कोटिंग्स ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं उसमें 2 लेयर होती है, एक्चुअल के जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं बाद में हमने जो पढ़े उसके 2 लेयर होती हैं। द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन 2 कोटिंग्स ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर, हमको बोल रखा है ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। द थिकनेस ऑफ द एयर लेयर बिटवीन 2 कोटिंग्स ऑफ a spherical capacitor is 2 centimeter. The capacitor 2 centimeter, इसका फुल स्टॉप नहीं लगा, अरे अरे, the capacitor has the same capacitance as the sphere of 1.2 diameter, इसका जो कैपेसिटेंस है C1 मान लो has the same capacitance, अच्छा इसका रेडियस कितना होता है याद है, इसको A बोलते थे, इसको B बोलते थे, इसका कैपेसिटेंस याद है 4πε0 AB/B - A, पढ़ा था हमने स्फेरिकल कैपेसिटर से, 4πε0 AB/B - A। अब बोल रहा है क्या, द कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस एज द स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर, एक स्फीयर है बहुत बड़ा है यार, ये कितना 1.2 मीटर डायामीटर का, इसका रेडियस कितना हो गया 0.6 मीटर, 1.2 मीटर डायमीटर, रेडियस कितना हो गया 0.6। फाइंड द रेडियाई ऑफ इट्स सरफेसेस, ये आपको रेडियाई निकालनी है, भी फाइंड द रेडियाई ऑफ इट्स सरफेसेस, ए और बी निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। अब ध्यान से देखो ये 2 सेंटीमीटर क्या है, b - a की वैल्यू है, भाई आपको क्या दे रखा है, आपको b - a दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 0.6 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो कितना हो जाएगा
60 सेंटीमीटर। इसका कैपेसिटेंस C2, दोनों कैपेसिटेंस बराबर बोला है। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दोनों कैपेसिटेंस को बराबर कर लो, फिर देखो क्या करना है, ट्राई करो। ए और बी निकालना है। ए बी के लिए एक इक्वेशन वो है, एक इन दोनों को इक्वेट करके आ जाएगी। 1 2 3 4 5 देखो, हाँ इसका रेडियस ए, बाहर वाले का रेडियस बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है गैप, तो b माइनस ए इज 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 0.6 मीटर, उसको हमने 60 सेंटीमीटर लिख लिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया b माइनस ए। इसका कैपेसिटेंस C2 ले लो, चलो C1 इज इक्वल्स टू C2। C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस ए, ये होता है ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये हमने डिराइव भी किया था। C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए बी अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए की वैल्यू 2, R की वैल्यू 60 है ना। b माइनस ए को देखो हमने सेंटीमीटर में रखा और R को भी हमने सेंटीमीटर में रखा, तो ए बी की वैल्यू आ गई 120। समझ रहे हो, इसका कैपेसिटर इसके बराबर है कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये कैंसिल, ए बी अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू रखी, ए बी की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से b इज इक्वल्स टू 120 बाई ए। एक ए बी का एक एक्सप्रेशन ये है, ए बी में एक एक्सप्रेशन ये है, सॉल्व कर लो यार, अब क्या ही बचा है। यहाँ से b की वैल्यू 120 बाई ए उठा के इसमें पुट कर दो, हो गया। पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5, b की वैल्यू 120 बाई ए उठा के यहाँ रख दो, b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, b की जगह 120 बाई ए उठा के यहाँ रखा, फिर हमने एलसीएम लिया, तो ए स्क्वायर इधर 2a, अब ये माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर ले गए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, ये इधर आया माइनस 120, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको मैंने फैक्टराइज किया, a की वैल्यू एक 10 आई, एक माइनस 12, भाई a की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो क्या होगी 10। अब a 10 हो गया, b कितना था 120 बाई ए, भाई a 10 हो गया और a b की वैल्यू 120 आ रही थी, खत्म, a की जगह 10, b कितना आ जाएगा 12, a 10 सेंटीमीटर, b 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट करें, 1 2 3 4 5 खत्म। तो यहाँ पे DPP 5 और DPP 6 होती है समाप्त। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे DPP 7। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।